गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा आज का विषय जॉर्ज पंचम की नाक, इसको हम पहले भी इसका और अध्ययन कर चुके हैं। जो कि ये जॉर्ज पंचम की नाक है, हमारे पाठ्यक्रम में जो कृति का भाग 2 है, इसी में से जो दूसरा अध्याय है, और हम इस अध्याय को इधर तक पढ़ चुके थे। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, यहां तक पढ़ चुके थे। इससे आगे इसका गौर अध्ययन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। हुकाम क्या होते हैं? जो शासक होते हैं, आदेश देने वाले जो होते हैं। ताकना, ताकना क्या होता है? देखना। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ, यानी कि जो समस्या थी वो उसका निराकरण कर दिया गया। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरना, पेट चीरने से अभिप्राय है कि उसकी अच्छे से छानबीन करना। पेट चीरने से क्या अभिप्राय है? अच्छे से छानबीन करना। पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दे किया, सर मेरी खता माफ हो। खता जो शब्द है वो उर्दू शब्द है, खता का अर्थ है गलते। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। हजम कर देने से अभिप्राय है कि उसे खा जाना, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। अगला पेज निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 13। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार यानी कि किसी भी काम की जिम्मेवारी लेना, पूरी तरह से जिम्मेवारी लेना, उसको बोलते हैं दारोमदार। अब इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। उदासी के बादल कैसे छाए? क्योंकि जो शासक थे उन्होंने क्लर्क को फोन किया था और उस क्लर्क को क्या कहा था कि आप ऐसा कीजिए, पुरातत्व विभाग में जाइए और फाइलों को अच्छे से छानबीन कीजिए ताकि ये जो पत्थर है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा हुआ है, इसका पता चल सके कि ये पत्थर किस जगह से, कैसा ये पत्थर है और किस जगह से ये आया है। ये पूरी की पूरी जानकारी हमें आप दीजिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उस क्लर्क ने ये सभी कुछ वो फाइलें छानबीन की और उन्हें किसी प्रकार की कोई भी उस छानबीन के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई उस पत्थर से संबंधित जो जॉर्ज पंचम की नाक पर, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा हुआ था, तो वो उन्होंने ये सभी कुछ बातें किसके सामने बताई? शासकों के सामने। तो उन्हें इस तरह से उनके चेहरों पर क्या छा गए थे? उदासी के बादल छा गए थे। इस पंक्ति का यही अर्थ है। आगे देखिए, आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। अब इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। इन पंक्तियों का कहने का तात्पर्य ये है कलाकार का कि वो जैसे कैसे भी हो, घूमे फिरे भ्रमण करे, जैसे भी हो, ये जो शासकों के समक्ष ये जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित जो समस्या थी उसको वो क्या कर देंगे? उसका निराकरण कर देंगे। ठीक है। तो और निराकरण करने पर वो जो जैसे भी है, जिस भी रूप में उनसे पैसे मांगे हैं, वो पैसे जो सरकार है, वो जो शासक लोग हैं, वो उस कलाकार को दे देंगे। तो आगे चलिए, कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं?
हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यानी कि इन पंक्तियों का कहने का तात्पर्य ये है सभापति कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान में हर एक चीज का गठजोड़ है, हर एक चीज को ढूंढा जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसको ढूंढने की क्या होनी चाहिए, मन के अंदर एक बड़ी प्रबल जागरूक इच्छा होनी चाहिए, एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, एक कड़ी मेहनत की उस चीज को खोजने के लिए एक कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु इस देश में नहीं है जो नहीं मिल सकती। आधार कहने का तात्पर्य ये है, जब पूरी सभी की सभी चीजें हिंदुस्तान में मिल सकती है, तो ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए जो ये विदेशी पत्थर है, इस विदेशी पत्थर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भारत देश के किसी कोने में ऐसा पत्थर नहीं था? अर्थात भारत देश के कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ऐसे पत्थर अवश्य मिलता है, चाहे राजस्थान है, चाहे गुजरात है, या फिर कहीं जो जिधर भी ये पत्थरों की खान है वहां पर अगर जाएंगे तो ये अवश्य मिल सकता है। लेकिन हमें क्या है, हमारी जो आदतें हैं, हमारी आदतें हैं कि विदेशों की चीजों को एडॉप्ट करना, उन्हें अच्छे से ग्रहण करना, ये हमारी आदत है। अपने देश की जो चाल चलन है, पहनावा है या खान पान है, सभी कुछ हमारे देश की जो संस्कृति, हमारे देश की जो सभ्यता है, उसको छोड़कर हम क्या करते हैं, विदेशों की वस्तुओं को, विदेशों की संस्कृति या सभ्यता को क्या करते हैं, अपनाते हैं। और आज भी आधुनिक युग में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। आगे चलिए, ये जो मैंने आपको बताया है, ये कहने का तात्पर्य था किसका, इन पंक्तियों के माध्यम से सभापति का। आगे चलिए, यह छोटा सा भाषण पूर्ण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश से अभिप्राय निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत क्या होता है? धिक्कार का भाव प्रकट करना, धिक्कार का भाव प्रकट करना, लानत बरसना। क्योंकि उसे क्या था, वो उन्होंने एक अपने शब्दों के माध्यम से पूरी बड़ी सभा में ये बात कही मूर्तिकार ने कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस समस्या का निराकरण अवश्य करूंगा, मैं भारत देश का भ्रमण करूंगा और इस ये जो समस्या आप लोगों के समक्ष है इसका निराकरण करूंगा, अवश्य करूंगा। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने दौरे किए, दौरे करने के बाद किसी तरह से उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ और वो जो समस्या थी शासकों के समक्ष वो ज्यों के त्यों खड़ी की खड़ी रह गई। और इस तरह से जो चेहरे थे वो धिक्कार का भाव उन चेहरों पर साफ स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा था, इनके चेहरों पर, शासकों के, और शासकों के भी, और क्या नाम है जो मूर्तिकार है उनके भी। आगे चलिए, उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। अब उन्होंने क्या किया, यानी कि इस समस्या को और भी बड़ी उलझन बना दिया और भयंकर। अभी तक तो ये खाली छोटी सी समस्या थी, लेकिन अब उसको और भयंकर समस्या के रूप में उनके शासकों के सामने प्रकट कर दिया। अब वो वास्तव में अगर देखे तो क्या था, वो जो मूर्तिकार था ना, वो मूर्तिकार सरकारी खजाने पर भ्रमण करना चाहते थे। देश का तो उन्होंने, अपने हिंदुस्तान का तो उन्होंने भ्रमण कर ही लिया था। अब क्या था, इसी बहाने वो सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके विदेश का भ्रमण करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, कहीं उन्होंने इस तरह से कोई अच्छे से छानबीन नहीं की, कुछ नहीं किया। आखिर में उन्होंने क्या बोल दिया कि ये तो विदेशी पत्थर है, ये तो विदेशी पत्थर है, यानी कि अपने से पल्ला झाड़ लिया कि जैसे कैसे भी हो, अगर सरकार मुझे दोबारा से बोलेगी तो इस तरह से इस समस्या का निराकरण हो सकता है कि शायद हो भी जाए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत देश में हर तरह के पत्थर मिलते हैं, हर तरह की वस्तुएं, हर तरह के पदार्थ, हर तरह की चीजें इस देश में मिल सकते हैं। एक विशालकाय भारत देश है। आगे चलिए, सभापति ने तैश में आकर कहा, तैश क्या होता है, जोश में, क्रोध में,
लानत है आपकी अकल पर। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? क्वेश्चन किया सभापति ने मूर्तिकार से। अब बाल डांस क्या होती है? बाल डांस होती है विदेशी नृत्य का एक प्रकार होता है। विदेशों में जो डांस होती है ना, फॉरेन कंट्री में जो डांस होती है, उसका एक पार्ट होता है, एक तरह का एक ये प्रकार होता है बाल डांस। और आगे चलिए। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आना, आंखों में चमक आना ये मुहावरा है। इसका अर्थ है आशा का भाव जागृत होना, पैदा होना, आशा की किरण जाग जाना। आगे देखिए, उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। कौन सी बात अखबारों तक न पहुंचे? अब ये जो आगे आएगी, यानी कि आगे कौन सी बात आएगी? जो नेहरू जी की या गांधी जी की, या जो हमारे जो जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी कुर्बानी दी, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी जो नाक से संबंधित वो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी, उस जॉर्ज पंचम की नाक का जो निराकरण करना चाहते थे, वो अब भारतीय जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों की नाक से मेल कराकर उस समस्या का निराकरण करना चाहते थे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। सब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे पर उतार लाया जाए। सबने सब की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। बदहवासी क्या होता है? बदहवासी होता है घबराहट, घबराहट के बाद, डर के बाद। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। यानी कि मूर्तिकार एक बार तो पूरे देश का भ्रमण कर चुका था, सरकारी खजाने का उन्होंने अच्छे से दुरुपयोग कर ही लिया था। अब दोबारा से दूसरा दौरा उन्होंने फिर से निकालना शुरू कर दिया। और सभापति और जो शासक वर्ग थे उनके समक्ष क्या उन्होंने याचना की कि अब की बार ये जो हमारे देश के महापुरुष है, इन महापुरुषों में से किसी एक महापुरुष की नाक का तालमेल जॉर्ज पंचम की नाक के साथ बैठ जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन पैदा होगा, वो मैं आपको उसका अर्थ भी बताऊंगा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। यानी कि दिल्ली में ये जो जितने भी महापुरुष थे, इन महापुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाते थे। वो बताऊंगा ये सभी पंक्तियां पढ़ने के बाद क्यों नहीं खाते थे। और गुजरात की ओर भागा गांधी। अगला पेज निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 14 निकाल ले। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, खोजबीन करना। और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नामजोग की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। अब देखिए ये पंक्तियां पढ़ेंगे। क्या था? ये जितने भी हमारे देश के महापुरुष हुए,
चाहे सरदार पटेल जी है, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर जी है, राजा राम मोहन राय है, सुभाष चंद्र बोस जी है, इन सभी ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी बलिदानी दी। जिस भी रूप में इनसे जैसा भी योगदान हुआ, इन्होंने अपना योगदान दिया और देश को आजाद कराया। और इनका पूरा मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में आज भी होता है। लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, वो जो नाक होती है, नाक एक मान सम्मान का द्योतक होती है। नाक जो है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का परिचायक होती है। और ये जो मान सम्मान का परिचायक होती है, अब क्या है मान सम्मान का परिचायक? जो जॉर्ज पंचम है, भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है और उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ यही है कि आजाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया। और इस तरह से रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी प्रकट करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। और इस तरह से ये हमारे जो महापुरुष है, इन महापुरुषों का जो बलिदान है, इन महापुरुषों का बलिदान जॉर्ज पंचम के बलिदान से, जॉर्ज पंचम का जो बलिदान है इंग्लैंड के लिए, जो कुछ उन्होंने किया, और इन महापुरुषों ने हिंदुस्तान के लिए जो कुछ भी किया, वो जो इन हमारे हिंदुस्तान के महापुरुषों के समक्ष बहुत ही कम है उनका मान सम्मान। तो आगे देखिए, आगे चलिए। अब उन्होंने क्या मुश्किल प्रकट की? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। परिक्रमा क्या होता है? पूरा चक्कर लगा लेना, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। बहुवचन का प्रयोग है, निकली। सुनकर सब हताश हो गए। हताश यानी कि निराश हो जाना, और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स, ये आपकी किताब में ढाढ़स दिया हुआ है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा ले। ढांढस होता है ये, ढांढस बंधाना या ढांढस बांधना, ये मुहावरा है। और इसका जो अर्थ होता है किसी को विश्वास में लेना या तसल्ली देना या विश्वास में लेना, ये अर्थ होता है इसका। कि ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। अब ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं आप, कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से बच्चे ने भी, एक माँ ने भी, चाहे वो 2 साल का बच्चा, 4 साल का, 10 साल का, उसने भी अपने देश को, अपने देश में से अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना एक बलिदान दिया। जिस भी रूप में जैसा भी उन्होंने योगदान दिया, वो भी बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है, एक बच्चे का योगदान भी। और इस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर भारत देश के मान सम्मान को बहुत ही पूरे विश्व में, पूरे संसार में ऊपर पहुंचाया। और इस तरह से यहाँ के जो, चाहे वो महापुरुष हैं, चाहे छोटे से छोटा बच्चा है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। और इस तरह से छोटे बच्चे की जो नाक है, वो भी भारत देश में छोटे से छोटे बच्चे के जो बलिदानी, छोटे से छोटे बच्चे ने जो देश को आजाद कराने के लिए जो अपनी कुर्बानी दी, बलिदानी दी, वो भी पूरे देश में उसका मान सम्मान किया जाता है। पंजाब में आप जाओगे, हरियाणा में देखोगे, गुजरात में, कहीं पर भी किसी भी देश में जाओगे तो वहां पर आप ये म्यूजियम हॉल में या संग्रहालय में वहां पर वीडियो, कई बार हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वीडियो देखते हैं बच्चों से संबंधित। पीछे भी एक वीडियो आई थी, उसमें बच्चों को कैसे बीच में से सिर फाड़ की जाती है। ये सभी की सभी क्या है, हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, उनकी नाक भी, उनका मान सम्मान जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से बहुत ही ज्यादा बढ़कर है। ये अर्थ है इस पंक्ति का। आगे चलिए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा
पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट क्या होता है? नाक या मुद्दे। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब एक है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, यानी कि जो वो बड़े बड़े शासक थे ना, वो क्या करना चाहते थे? रानी एलिजाबेथ जब भारत देश का भ्रमण करेगी तो जॉर्ज पंचम के भारत देश में जो विदेश शासकों की जो मूर्तियां हैं बनी हुई हैं, स्थापित है, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के जो महापुरुष हुए हिंदुस्तान में जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका कोई मान सम्मान नहीं था। लेकिन विदेशी शासकों का अच्छे से मान सम्मान होना चाहिए, चाहे वो रानी एलिजाबेथ भ्रमण करने के लिए आए, चाहे फिर वो जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित सवाल हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन किसी प्रकार से वो अपना अपमान, जब रानी एलिजाबेथ आए ना, तो वो रानी एलिजाबेथ के सामने अपना अपमान नहीं देखना चाहते, अपनी नाक नहीं कटवाना चाहते थे। कौन नहीं कटवाना चाहते थे अपनी नाक? जो भारतीय थे ना, भारतीय शासक। वो आगे देखिए, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। कौन कहता है ये बातें? भारतीय शासक कहते हैं, जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट, पूरा पूरा प्रबंध कर रहे हैं किसका? रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए। लेकिन मूर्तिकार कैसे से लाचार। अब बड़े कटाक्ष पंक्तियां हैं ये, इनका अर्थ मैंने उस दिन भी बताया, दोबारा फिर बताऊंगा आपको समय मिलते हुए। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। हैरत अंगेज ख्याल क्या होता है? हैरान कर देने वाला जो विचार होता है उसको हैरत अंगेज ख्याल बोलते हैं। कौंधना, अचानक से आना। आगे देखिए, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अंत में ये सवाल किया गया कि किसी न किसी 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाना, चारों ओर शांति छा जाना, चुप्पी छा जाना। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया। हचकचाने से क्या अभिप्राय है? चौंक उठना, यानी कि हैरान हो जाना। और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। कानाफूसी क्या होता है? कानों ही कानों में धीरे धीरे बातें होना, उसको कानाफूसी बोलते हैं। अगला पेज निकाल लीजिए, अंतिम पेज है, पेज नंबर 15 निकाल ले। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि ठीक है सर। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। राजपथ का क्या था? राजपथ होता है यानी कि दिल्ली में जो संसद भवन है ना, संसद भवन के पास एक राजमार्ग है, उसको राजपथ बोलते हैं। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती, मूर्ति के पास आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई। रवाब क्या होती है? ज्यादा पानी होने के बाद काई आ जाती है और हरा हरा रंग हो जाता है, काई छा जाती है। काई को रवाब काई होता है। और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई। लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन
हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। हिदायत क्या होता है? निर्देश। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, लेकिन वास्तव में जॉर्ज पंचम को कोई मूर्ति पर कोई नाक नहीं लगी थी। ये बताऊंगा मैं आपको। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, कतई होता है जरा भी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। फीता यानी कि रिबन काटकर किसी चीज का स्वागत करना, शुरुआत करना। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। सार्वजनिक सभा यानी कि आम लोगों की सभा होना, कहीं भी किसी का भी नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। मानपत्र क्या होता है? मानपत्र होता है किसी को सम्मान में कोई भेंट करना, कोई वस्तु भेंट करना, वो होता है मानपत्र। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी भूत के लिए। भूत क्या होता है? पुतला या मूर्ति। ये आपका जो अध्याय है ये समाप्त हो गया। अब ये जो अंतिम पंक्तियां है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनका क्या अर्थ है? यानी कि पूरी की पूरी जनता ने, है ना, पूरी की पूरी जनता ने क्या किया था? उस चीज का विरोध किया था। विरोध किस चीज का? विरोध किस चीज का किया था? जो भारतीय शासक थे ना, भारतीय शासकों का विरोध किया, जॉर्ज पंचम का विरोध किया, जो भी रानी एलिजाबेथ के स्वागत में जो भी शासक लगे हुए थे, जो भी कर्मचारी लगे हुए थे, उन सभी का उन्होंने विरोध किया। विरोध करना भी उनका जायज था। क्योंकि भारतीय जो महापुरुष थे, भारतीय महापुरुषों का तो कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई मान सम्मान नहीं था, लेकिन विदेशी शासकों का पूरा मान सम्मान, चाहे वो रानी एलिजाबेथ भ्रमण करने के लिए आए, चाहे वो जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित सवाल हो, इसलिए उन्होंने, जैसे हम कोई विरोध करते ना, अधिकतर आप देखते हो क्रिकेट मैच में, फुटबॉल में, कहीं पर कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी है उसका देहांत हो जाता है, या वो अपने देश के प्रति कोई मान सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, या किसी भी रूप में वो कोई विरोध प्रकट करना चाहते हैं, तो कई बार आप देखते हो खिलाड़ी अपनी अपनी बाजुओं पर काला डोरा, काला धागा बांध लेते हैं। वो एक प्रतीक होता है विरोध का। या फिर कहीं ना कहीं किसी को मान सम्मान, श्रद्धांजलि देनी है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर भारतीय जनता ने उन सभी का विरोध किया था। इसलिए कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। अब आप दूसरा एक और, उस दिन एक 2 मिनट लूंगा, उस दिन भी ये अधूरा रह गया था। जो एक क्वेश्चन था हमारा, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन से लेखक यही बताना चाहते हैं कि आजाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भारत देश में मिलता है, परंतु भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई होती, तो वो उनका सम्मान करते। लेकिन जॉर्ज पंचम ने भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन ठेस पहुंचाने के बाद भी जो भारतीय शासक थे उसे, जॉर्ज पंचम को गलत नहीं ठहरा सके थे। उन्हें गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। ये इन पंक्तियों का अर्थ था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब किसी भी विद्यार्थी को कोई भी सवाल जवाब करना है तो पूछ सकते हैं।